रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। This kingdom fungus. We will start this topic kingdom fungus, fungi, जो कि प्लूरल है। दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। मैम जूम इन हो सकता है? जूम जूम तो एक मिनट हुआ। वरना हम लोग बुक से देख लेंगे। यस मैम। फंगस का पेज नंबर क्या है? 22। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके। यस मैम। इससे पहले हमने दो किंगडम पढ़ा, दैट इज किंगडम मोनरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनरा की क्वालिटी थी, अगर एक दो पॉइंट्स भी तुम लोग याद करके रखोगे ना तो एग्जाम के लिए बन जाएगा। जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उसको टिक लगा दो, क्योंकि फर्दर टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे उतना ही तुमको याद करना ज्यादा पड़ेगा और फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक लगा दो। किंगडम मोनरा की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया उसका सोल मेंबर है। देन कम टू द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की इसकी सबसे मेन क्वालिटी है कि वो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट्स है। ये प्रोटिस्टा जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। इसके बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल से रिजेंबल करते हैं और बहुत सारे प्लांट से, बहुत सारे फंगस से भी, इसलिए ये एक कनेक्टिव लिंक बनाता है। और नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म that behave both as animal and plant in protista. यूग्लिनॉइड। Yes, euglenoids, and that is euglena. Now come to kingdom fungi. इसमें थोड़ा सा हमको समझना है इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को। द किंगडम फंजाई इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मींस which depends on other for their food. मैम वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। yes, that depends on other animals for their food or nutrition. They show a great diversity in morphology and habitat. अपने शेप के, अपने एक्सटर्नल फीचर में वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, और हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट। इन दोनों कैरेक्टर में जो फंगस है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। मींस ये बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट हैबिटेट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। You must have seen fungi in the moist bread and rotten fruits. Moist bread, और आजकल तो अभी हमारे समय है, नींबू को आप एक दिन खुला छोड़ दो तो उस पे एकदम ब्लैक की कवरिंग हो जा रही है, या ब्रेड पे जो ग्रीन कवरिंग हो जाती है वो तुम्हारा फंगस है। द कॉमन मशरूम यू ईट, मशरूम यहाँ स्पेशली छत्तीसगढ़ में फंगस का बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि फंगस ना मॉइस्ट कंडीशन को ज्यादा लाइक करते हैं। और यहाँ पे अपने स्कूल गार्डन में भी या स्कूल के चारों तरफ घूमना, बहुत ज्यादा मशरूम और फंगस का यहाँ ग्रोथ है। टी प्लांट पे, ट्री के ब्रांचेस पे फंगस का ग्रोथ है। सो सम फंगस नाउ you must have seen fungus on moist room. The common mushroom you eat and toadstool also are fungus. जो मशरूम हम लोग खाते हैं and toadstools जो हैं वो भी फंगस है। White spots on mustard leaves and are parasitic fungus. इस लाइन को टिक कर लेंगे कि जो मस्टर्ड पे वो लीव्स पे, मस्टर्ड के लीव्स, मस्टर्ड क्या है हिंदी बताओ तो, व्हाट इज मस्टर्ड? सरसों। यस, सरसों के पत्ते पे जो व्हाइट स्पॉट आते हैं, कभी कभी खरीदना तो देखना उसमें व्हाइट स्पॉट रहते हैं, या कभी कभी ग्रास जो होता है उस पे देखना ब्राउनी से स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं वैसा ग्रास होगा तो उसका इमेज लेके भेजती हूँ।
वो सब पैरासिटिक फंगस का उस पे ग्रोथ हो गया है, वो डिजीज है, फंगस डिजीज है। सम यूनिसेलुलर फंगस, टिक करेंगे, यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल है ईस्ट, आर आल्सो यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट क्या करता है, किसी को पता है? हाउ? fermentation. यस, फर्मेंटेशन, वेरी गुड, फर्मेंटेशन करता है एंड इट रिलीजेस CO2, और जिसके कारण एयर बबल्स बनते हैं और वो पफी बनता है, वो सब्सटेंस, वो फूड। अदर फंजाई काउजेस डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर यहाँ टिक करेंगे, व्हीट रस्ट काउजिंग पक्सीनिया, यही ग्रासेस में दिखता है, जो मैं अभी ग्रास का बात की ना, वो यही ग्रास में दिखेगा। व्हीट रस्ट मतलब रस्ट का जो कलर होता है ब्राउनिश, वैसा पत्तों पे दिखेगा। Some are the source of and some fungus are also the source of penicillium। तो देखो ये जो लाइन है ना, वो तुम अपने नोट्स में बेनिफिट्स एंड डिजीजेस काउज्ड बाय पक्सीनिया उसमें डालना, इंट्रोडक्शन में ये सभी लाइनें डालने की जरूरत नहीं है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है अमन? Which are found all over the world. Yes, that are found all over everywhere, that are called as cosmopolitan, occur in air, water, soil, animals, on animals and plants, मतलब पेड़ों पर, जानवरों पर, स्लॉथ वगैरह है उस पे फंगस ग्रो कर जाता है। They prefer to grow in warm and humid places। मैंने पहले बताया कि चिपचिपा और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ज्यादा डेवलप करता है, जिसके कारण हमारे यहाँ काफी फंगस ग्रो करता है और बहुत वैरायटी है यहाँ फंगस का। They prefer to grow, it is how, have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Because to low down the temperature, और टेम्परेचर वार्मनेस उसका घट जाएगा, और टेम्परेचर जब बहुत लो रहेगा तो उस पे फंगस ग्रो नहीं करेगा। Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. With the exceptions of yeast, which are unicellular, फंगी आर फिलामेंटस। जो फंगी होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इनका फिलामेंट का डायग्राम मैं पेज में बना के अभी गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफी। जैसे धागा कैसे आपस में उलझ जाते हैं और उलझने के बाद या एक जाली नुमा लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, बहुत सारे धागे को निकालो और उनको जाली नुमा लाइक में फंसा के नेट लाइक, जैसे विभिन्न नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट क्रिएट्स हाइफी। इस लाइन को टिक करेंगे, हाइफी। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइफी और उसके नेटवर्क को कहेंगे माइसीलियम। दिस माइसीलियम, इसको भी आप लोग टिक करेंगे। मैम Some hyphae are continuous tubes filled with हाँ मैम, इसमें जो हाइफे है मैम, वो रेगुलर नेटवर्क भी होता है और मतलब उसको एसेप्टेड और सेप्टेड भी बोलते हैं। यस, सेप्टेड और एसेप्टेड भी बोलते हैं, अभी आगे आ रहे हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस, यही ये जो हाइफी होंगे वो एसेप्टेड रहेंगे, मतलब इस हाइफी के बीच में हाँ रेगुलर रहेंगे। अगर इस हाइफी का इस पे कुछ ड्रॉ करने का आता नहीं है मैम, मतलब पैरेलल रहते हैं ना। हाँ, पैरेलल दो लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में केवल साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं। ये दोनों के बीच में कोई सेप्टा नहीं रहेगा। जैसे उनके जो लंबे ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, ट्यूब लाइक, वो बीच में डिवाइडेड नहीं रहेंगे, कोई सेप्टा क्रिएट नहीं हुआ रहेगा, and that will be called as continuous body and they will be multinucleated cytoplasm. These are called as sinusitic hyphae। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अंडरलाइन इट, sinusitic hyphae। जब भी कभी कोई एनिमल सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाता है, सिंगल सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाएगा, उस सेल को सिनोसाइटिक कहते हैं, सिनोसाइटिक। व्हेन द सेल बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीन्यूक्लिएटेड कैसे होता होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करता होगा, लेकिन न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद वो सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता होगा, जिसके कारण एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। या ये क्या है, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और बीच में कोई डिवीजन नहीं है, छोटे छोटे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। Others have septate or cross walls in their hyphae। और एक दूसरा तरह का हाइफी है, उसमें दो मानो
कि दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रहे हैं और दोनों पैरेलल लाइंस आपस में डिवाइडेड है, क्रॉस्ड है, मीन्स उनके बीच में हॉरिजेंटल लाइन भी है, दैट हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड सेप्टा, और वैसे हाइफी को क्या कहेंगे, सेप्टेट, मीन्स बटे हुए हैं। The cells walls of fungi are composed of chitin, टिक करेंगे इसको, and polysaccharides। जो इनका सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है और पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ है। देखो जो लीनियस थे ना वो इस फंजाई को भी प्लांट में ही रख दिए थे, उनका यही कहना था, बिकॉज these plants, these fungus and also the plants have cell wall। लेकिन RH विटाकर ने इनको काफी क्लियर किया कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई is chemically totally different from the cell wall of plant, and the cell wall of fungi is made up of a chemical substance called as chitin, and the cell wall of plant is made up of, Aditi? Cellulose. Yes, cellulose। Now most of the fungi are heterotrophic and observe। now आप इसके ये जब लाइन लिखेंगे तो उसके ऊपर हेडलाइन डालेंगे न्यूट्रिशन। Most of the fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matters from the dead substrate। है वो हेटरोट्रॉपिक है और वो डेड सबस्ट्रेट से अपना भोजन निकालते हैं, लेते हैं, तो प्रिपेयर्ड भोजन लेते हैं, प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशन इनमें जाता है डाइजेस्टेड फॉर्म में, बिल्कुल। Hence they are called as saprophytes। Those that depend on living plants and animals are called parasites। इस सभी लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। These are the best definition of parasite and saprophytes। They can also live as symbionts। symbionts मतलब किसी को पता है? anyone? symbionts, विश्वजी? मैम जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। Yes, good। मैम विश्व, जैसे हाँ? लीचेंस मैम, फंगस और एल्गी का वो है मैम एसोसिएशन। और ना बोलने के पहले ना प्लीज एक बार नाम, किसी बच्चे का नाम दिख नहीं रहा है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मैम सिखा रहा हूँ। यस सिकर, गुड, वेरी गुड। तो हाँ मैम जो जैसे फंगस शेल्टर में रहता है और एल्गी जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना मैम। यस यस, एल्गी जो होगा वो फोटोसिंथेटिक है, तो एल्गी न्यूट्रिशन देगा, मींस खाना बना के अपने फंगस को खिलाएगा, और फंगस क्या करेगा, एल्गी को प्रोटेक्ट करता है और एल्गी को दूसरा न्यूट्रिशन भी देता है। दूसरा जैसे अगर उसको दूसरे किसी सब्सटेंस की जरूरत होगी जो एब्जॉर्ब करके उसको देगा, और शेल्टर देता है फंगस जिसमें वो एल्गी ग्रो कर पाता है अच्छे से, और उसके बदले एल्गी से वो भोजन लेता है। तो आपस में मिलजुल कर ये अपना जीवन यापन करते हैं। दिस टाइप ऑफ मिलना जुलना जीवन यापन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म, यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। वेरी गुड, इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। नाउ मींस म्यूचुअलिज्म में या सिम्बायोट रिलेशनशिप में बोथ जो एल्गी है और जो फंजाई है, दोनों मिलके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, दैट आर कॉल्ड एज लाइकेंस। उन्हीं को हम लोग लाइकेंस कहते हैं। मतलब लाइकेंस में केवल फंजाई भी नहीं है और केवल एल्गी भी नहीं है, क्या है? मैम लेफ्ट हो गया था अचानक से। ओ, क्या है लाइकेंस? क्या है? सिम्बायोट्स रिलेशनशिप में है, इसमें बोथ फंजाई एंड एल्गी है। उसी तरह अगर कोई फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स में रहता है, लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ेंगे साइकस वगैरह है, उसके रूट्स में फंजाई ग्रो करते हैं और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन दीज आर कॉल्ड एज माइकोरहिजा। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो न्यूट्रिशन में आप क्या करेंगे? न्यूट्रिशन में 3 पॉइंट्स हो गया फंजाई को लेके। फंजाई आर हेटरोट्रोपिक्स। हेटरोट्रोपिक में वो हो सकते हैं कौन कौन से? अदिति, yes, अदिति, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने तरीके से हो सकता है फंजाई में? मैम सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। Yes, very good. Saprophytic and parasitics.
नाउ यामिनी, यामिनी है ज्वाइन, यामिनी। प्रियंका तिवारी, प्रियंका, प्रियंका तिवारी ज्वाइन की थी। यस मैम। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा क्विकली। इसमें कौन कौन से रिलेशन ऑर्गेनिज्म रहते हैं? लाइकेंस क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन लाइकेंस? मैम lichens are the interlink of fungus and algae. इंटरलिंक ऑफ नहीं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगाई एंड एल्गी। और अगर वो हायर प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे? Mycorrhiza. माइकोरहिजा, माइकोरहिजा। Mycorrhiza. कॉपी में लिख लिख के स्पेलिंग प्रैक्टिस करना। नाउ Yes, कम टू द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में। देखो ये जनरल पढ़ा रहा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। पहले बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, तो तुम भी जब नोट्स बनाओगे तो उस तरह डिफाइन, ये तुम नोट्स को पॉइंट्स में बांटोगे। पहले किंगडम फंजाई, इसमें कौन कौन सा है? इट इज अ यूनिक किंगडम दैट कंसिस्ट ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देन तुम उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डालोगे कि इसमें हाइफा रहता है जो कि सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकता है। जब हाइफा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एलिस इसको क्या कहेंगे? जब हाइफा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एलिस क्या कहेंगे? मैम साइनोसेटिक हाइफे। नहीं, जब हाइफा Mycelium. नहीं, यस यस सॉरी, माइसीलियम, यस माइसीलियम। यहाँ पे ये पॉइंट लिखी हुई है, सामने बुक के लाइंस को टिक करो। ओके, देन आइए पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स। और फिर आप यूजेज ऑफ फंगाई में डालेंगे कि वो ईस्ट यूज होता है। यूनिसेलुलर फंगस जो है वो ईस्ट है, वो पक्सीनिया जो है वो डिजीज काउजिंग है। ब्रेड और अल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मशरूम्स हम लोग यूज करते हैं एज वेजिटेबल, इडेबल, दीज आर इडेबल प्लांट, इडेबल ऑर्गेनिजम्स। एंड देन न्यूट्रिशन में आप डालेंगे कि वो हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। हेटेरोट्रॉपिक किसको कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक्स भी 2 टाइप्स होंगे, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स होते हैं। फिर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी आते हैं और वो उनमें लाइकेंस होता है। और हायर प्लांट्स में आएंगे तो वो माइकोरहिजा होगा। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनका 3 ग्रुप्स में बांटोगे। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 पॉइंट्स में बांटोगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई पहले लिखोगे, देन लिखोगे वेजिटेटिव मीन्स, या टेबल बनाते हैं ना एरो देकर, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स में क्या क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, मीन्स बॉडी ब्रेक कर जाएगा। फिजन, इसमें भी बॉडी क्या करेगा? फिजन में बर्डिंग, यस बॉडी ब्रेक करेगा। एंड बर्डिंग, बर्डिंग आप पहले भी पढ़े हैं, उसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा एंड देन इट विल बी फॉल on the dead or living organism or whatever the habitat is, and it will grow into a new fungus. Now come to the asexual reproduction. यहाँ फंगस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी नींबू या वगैरह में देखना, अगर बहुत भयंकर वे में उसमें अगर स्पोर्स फंगस डेवलप करता है तो देखना धूल टाइप का उसमें आ जाता है, या कभी पानी में उसको अचानक डालो तो वो एकदम धूल टाइप का लेयर बना देता है। दैट ऑल आर माइन्यूट स्पोर्स। ओके, तो स्पोर्स का डेवलपमेंट होना फंगस में सबसे वे में, स्पोर्स जो है वो फंगस में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे वे में डेवलप किए। एसेक्सुअल स्पोर्स मींस इसमें सेक्सुअल मियोसिस और सेक्सुअली मेल एंड फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी फंगस का हाइफा मेल हो या फीमेल हो, वो ये स्पोर्स बना सकता है और अपना ग्रोथ रिप्रोडक्शन कर सकता है।
तो एसेक्सुअल स्पोर्स में कौन कौन से स्पोर्स आएंगे? रीड इट, दिलराज कौन? रीड इट। Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores. Zoospores. Zoospores, and sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidospores. Yes. Now underline these lines. ये सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल स्पोर्स के क्या एग्जांपल है एग्जाम में आ सकते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स का आप एग्जांपल दीजिए जिसमें क्या होगा? कोनिडिया डाल देंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स डाल देंगे, जूस्पोर्स डाल देंगे और बीच में एक बेसिडियोस्पोर्स डाल देंगे। तो इसमें से अगर लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेक्सुअल स्पोर्स, व्हाट विल बी द आंसर? बेसिडियोस्पोर्स। यस, वेरी गुड, बेसिडियोस्पोर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में आएगा नेम सम सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स या डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स। तो डिफरेंशिएशन और आगे जाके क्लियर होगा। तो सेक्सुअल स्पोर्स का क्या क्या एग्जांपल है? oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये सभी का अपना ना एक शेप है। देयर इज वन डेफिनिट शेप ऑफ एंड डेफिनिट ग्रुप में ये स्पोर्स बनेंगे। जब हम आगे फंगाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनको कितने फिर अगले टेक्सन में कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप का ये कैरेक्टर होगा कि ये फंगस जो है वो सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंगस बेसिडियोस्पोर्स बनाता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंगस oospores बनाता है। तो ये सभी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंगस के। और ये कैसे स्पोर्स हैं? टेल मी। हम क्या बोले? ये कैसे स्पोर्स हैं? एस्कोस्पोर्स, oospores, बेसिडियोस्पोर्स कैसे स्पोर्स हैं? Yes, sexual spores. The sexual cycle involves the following 3 steps. ये जो अब अगर कोई फंगस सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व कर रहा है तो उसमें ये तीनों स्टेप्स होता है, ये तीनों घटनाएं उसमें घटती है। जैसे हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये सभी प्रोसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसी तरह फंगस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। व्हाट आर दीज स्टेप्स? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म between two motile and non-motile gametes called plasmogamy. What is protoplasm? Anyone knows? The fluid living substance. Yes, fluid inside Living substance. living substance or living cell, that is called as protoplasm, or that are called as protoplasm. तो दोनों जो सेल रहेंगे, दोनों मानो कि 2 स्पोर्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल। ऑफ कोर्स सेक्सुअल साइकिल है तो फंगस भी मेल एंड फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो इनका मेल एंड फीमेल जो कैरेक्टराइजेशन है वो हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं है कि देख के तुम बता दोगे कि ये मेल फंगस है कि फीमेल फंगस है। इसमें सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म नहीं है, मतलब आप देख के नहीं बता सकते हैं। अगर फिर हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं कि कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स या कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण कोई फंगस मेल की तरह बिहेव करता है और कोई फंगस फीमेल की तरह बिहेव करने लगती है। दे हैव नॉट स्पेशल ऑर्गन दैट विल लुक लाइक फीमेल और मेल। इसमें केवल सेल में कुछ प्रेजेंट रहेंगे जेनेटिक सब्सटेंस जो कि मेल और फीमेल बना देगा उनको। तो क्या होगा, दोनों मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स मींस सेक्सुअल स्पोर्स, वो मिलेंगे और उनका प्रोटोप्लाज्म मींस सेल का अंदर जो फ्लूइड है वो मिलेगा एंड दैट विल कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं भी गैमी वर्ड आता है, गैमी का मतलब होता है मिलना, मैरिज। मतलब
एक दूसरे से मिल जाना, गैमी। तो प्लाज्मोगैमी, दोनों का प्लाज्मा जो है वो मिल गया, आपस में घुल मिल गया। देन अब देखो दो सेल, कितने सेल बन जाएंगे? दो गैमेट्स के सेल प्लाज्मोगैमी के बाद कितने सेल बन जाएंगे? सिंगल सेल। यस, वेरी गुड, सिंगल सेल। अब बताओ उस सिंगल सेल में कितना न्यूक्लियस रहेगा? वेरी गुड, दो न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों स्पोर्स का एक एक न्यूक्लियस आएगा और दोनों स्पोर्स आपस में मिलकर एक स्पोर बन गया, एक प्लाज्मोगैमी के बाद एक सेल बन गया और उस सेल में दोनों स्पोर्स का एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी एंड देन फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई टेक प्लेस। तो जो दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई रहेंगे वो फ्यूज कर जाएंगे और फिर दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैरियोगेमी। कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। अगेन एक बात और, कहीं भी कैरियो आए, दिस इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। ये जो बात है कैरियो वाली, ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। एक और एग्जांपल देखो जिसमें कैरियो का बात आया है और न्यूक्लियस डिनोट कर रहा है। ऐसा एक और वर्ड बताओ तो। डाइकैरियोन। मैम Dicarion. डाइकैरियोटिक, ठीक है। और एक बताओ, और कोई वर्ड बताओ जिसमें कैरियो आया है। डाइकैरियोफेज। आगे पीछे जितने चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, कहीं ये कैरियो आया है जिसमें न्यूक्लियस डिनोट किया गया है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दे आर आल्सो, प्रो मींस पहले वाला और कैरियोट न्यूक्लियस मतलब एंशिएंट न्यूक्लियस, एंड यू मींस ट्रू एंड कैरियो मींस न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स मतलब जिसको ट्रू न्यूक्लियस है। वही यहाँ भी न्यूक्लियस की बात हो रही है तो कैरियोगैमी, और गैमी का मतलब होता है मिलना, आपस में मिल जाना। तो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक न्यूक्लियस बन जाएगा। देन उस न्यूक्लियस में जितने क्रोमोसोम्स रहेंगे सबका अमाउंट तो अब डबल हो जाएगा, क्योंकि फंगस का पहले जो बॉडी था उसमें एक ही सेट ऑफ न्यूक्लियस था और इसमें दो न्यूक्लियस मिल गए। यस, वेरी गुड। And then this cell will become diploid. इसमें दो न्यूक्लियस, 2 numbers of chromosome। यस, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा और वो डिप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन रियल फंगस कैसा था? हैप्लॉयड था, जिसके कारण जिसके कारण उस जाइगोट में मियोसिस होगा। एंड मियोसिस इज अ सेल डिवीजन जो कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। तो कैरियोगैमी होने के बाद उस जाइगोट में मियोसिस होगा और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। फिर जो होगा वो स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स फिर जमीन पर गिरेंगे जहां भी हैबिटेट है और फिर वो फंगस के रूप में डेवलप कर जाएंगे। So these all three are the important steps that take place in the sexual reproduction of fungus। देखो आप जरा सिस्टमेटिक वे में सोचो, हमने पहले पढ़ा था मोनेरा जिसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतनी बड़ी घटना नहीं हो रही थी। प्रोटिस्टा पढ़ा, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई अच्छा वेल डेवलप्ड था। आप देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कितना कॉम्प्लिकेटेड रूप लेता जा रहा है। प्लाज्मोगैमी हो रहा है, इसका मतलब दो पहले अलग अलग सेल बन रहे हैं, फिर वो गैमी कर रहे हैं, गैमस हो रहा है, मिल रहे हैं, फिर उनमें न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, फिर उनमें मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ जाइगोट में मियोसिस इसलिए हुआ क्योंकि मेन पेरेंटल बॉडी कैसी थी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, गुड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर क्रोमोसोम केवल एक के नंबर में प्रेजेंट हो। जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम है तो चारों डिफरेंट टाइप्स के हैं और 4 ही हैं, पेयर उनका नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो वो हैप्लॉइड हो गया। और डिप्लॉइड का मतलब हुआ कि हर क्रोमोसोम 2 के सेट में प्रेजेंट है, एक मदर से एक फादर से। जैसे हम लोग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड, हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है।
और हम लोग का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये घटना बिल्कुल पलट जाती है। हम लोग के जाइगोट में मेयोसिस नहीं होता, गैमेट्स बनने में मेयोसिस होता है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो क्लियर होगा। So when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types, इसको टिक करेंगे। compatible का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? Anyone can tell? compatible मैम मिलना और हाँ, मिलन टाइप का। मिलना संभव है या नहीं है, ऐसा compatible मतलब they can perform mating or not। तो उसको अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो दे आर कंपेटिबल टू ईच अदर। और अगर नहीं हो सकता है, वो इनकम्पेटिबल मतलब वो एक दूसरे से मैटिंग नहीं कर सकते हैं। देखो जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट फ्लावर्स पे गिर जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स का तो कोई रास्ता पता नहीं है, जैसे रोज का पॉलन ग्रेन्स ऑफ कोर्स कभी मैरीगोल्ड पे भी गिर जाता होगा, कभी चमेली पे गिर जाता होगा, लेकिन क्या होगा, वो जो चमेली का फीमेल ऑर्गन है, वो कभी उस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देगा, मतलब कंपेटिबल नहीं है, और उसको वो रिफ्यूज कर देगा। दैट इट मीन्स कंपेटिबल, सुटेबल टू फॉर द ईच अदर। तो जब भी कंपेटिबल मैटिंग टाइप्स मिलेंगे कि वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, देन दे कम टुगेदर एंड फ्यूज। फिर वो आपस में आएंगे, कम टुगेदर एंड दे विल फ्यूज। इन सम फंक्शन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डाइप्लॉइड सेल, जैसे यहाँ हो रहा था। However, in other fungus, ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage N+N means two nuclei per cell occurs. अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, there is a complete difference between diploid cell and dikaryotic cell. कोई समझा सकता है इसको? क्या मैम? There is a complete difference between diploid cell and dikaryotic cell. Listen, dikaryotic cell जो है, it means the cell has separate two nucleus. सेल को सेपरेटली टू न्यूक्लियस रहेगा, मतलब इसमें अपना क्रोमोसोम सेट रहेगा और इसमें अपना क्रोमोसोम सेट रहेगा। सेपरेट दो न्यूक्लियस रहेगा। देखो लिखा हुआ है टू न्यूक्लियस पर सेल। लेकिन डाइप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस एक ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम्स पेयर्स में रहेंगे। कैसे रहेंगे? पेयर्स में रहेंगे, मतलब एक ही न्यूक्लियस रहेगा और उसमें जितने क्रोमोसोम रहेंगे वो पेयर में रहेंगे। मानो कि कोई डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और डाइप्लॉइड 2n = 4 है, तो कितने पेयर हुए? एक। नो, 2n = 4। मैम 2 यस, वेरी गुड। टू वेरी गुड। 2 दो का एक सेट रहेगा, तो एक सेट में 2 और फिर दूसरे सेट में 2। तो डाइप्लॉइड का मतलब वो हुआ कि हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, और डाइकैरियोटिक का मतलब हुआ कि हर सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अलग अलग। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, और सेल के ऐसे कंडीशन को जिसमें 2 अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको डाइकैरियोन कहते हैं। एंड द फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डाइप्लॉइड। उसके बाद जो पैरेंटल न्यूक्लियाई होता है, जो दोनों ये न्यूक्लियस अलग अलग हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं और दो सेल कैसा हो जाएगा? डाइप्लॉइड। इसका क्रोमोसोम्स और इसका क्रोमोसोम मिल जाएगा और डाइप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब अब 2n हो गया। न्यूक्लियस एक ही रहा, क्रोमोसोम्स डबल हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हुआ? फ्यूज कर गया। द फंगस फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज इन विच reduction division occurs leading to formation of haploid spores. अब क्या होगा?
जब डिप्लॉयड हो गए, 2n हो गए, हर क्रोमोसोम डबल डबल हो गया, तो उसमें मियोसिस हो जाएगा और जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन का वर्क ही है कि वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, पेयर्स क्रोमोसोम को सिंगल सिंगल कर देगा हर सेल में. Now the morphology of mycelium. On the basis of morphology of mycelium, modes of spores formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. यहाँ पे देखो फाइलम में नहीं बांटा गया है, उसके बाद वाले में बांटा गया है, that is classes. These are classes, not phylum. तो मार्फोलॉजी इनका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? फर्दर क्लासेस में किस बेसिस पे बांटा गया है? पढ़ो तो. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. Yes. अमन कुमार, अमन ज्वाइन किया है? अमन Yes, ma'am. Aman, on what basis fungus are divided into classes? On what basis? What are the bases? क्या basis है? पढ़ो. It is written here. मलय कश्यप. यस मैम. पढ़ो. व्हाट आर द बेसिस जिस पे ये क्लास में डिवाइड हुआ है फंगस? मैम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज. एंड उसके बाद पहले वाले लाइन क्यों नहीं पढ़े? हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies forms the basis of for the division of the kingdom into various classes. Yes. Now इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं फंगस की बॉडी को. Yes, ma'am. And then we यहाँ पे stop करते हैं, and after that in the next class we will start the division of that all the classes of the fungus. एक बार फिर से सबसे मैं रिवीजन करके पूछ ले रही हूँ. So all of you open your book and quick revision by asking the questions. Now जिसके वो पूछूंगी वही आंसर देगा. कपिल साहू. Yes, ma'am. What is plasmogamy? Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes are called plasmogamy. Motile, no, motile. Very good. Motile. Yes, ma'am. Very good. Now, what do you mean by hypha? कपिल साहू, तुम्ही से तो पूछे थे. कैलाश Yes, चंद्र कश्यप. कैलाश, what do you mean by hypha? कैलाश चंद्र. Yes, ma'am. What do you mean by hypha? Taking more time. जयंत दास क्यों नहीं बता पा रहे हो? कैलाश. जयंत दास. मैम. What do you mean by hypha? Yes. Thread-like structure present in the fungus. structure is called hypha. So these topics जो मैंने आज पढ़ाया ना, ये फंगस को लेके काफी इंपॉर्टेंट है. आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे देखो कैरेक्टर सब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. एंड इन द नेक्स्ट हम लोग इसके क्लासेस को पढ़ेंगे.